हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार सिंह और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11। यहाँ पे आपके सारे जो आए हैं BHU में 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड वो हो जाते हैं खत्म। तो चलते हैं, ये लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है डी नोवो सिंथेसिस के लिए न्यू स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन के दौरान। तो डी नोवो सिंथेसिस का मतलब होता है जो खुद से नया डीएनए का स्ट्रैंड जो है बना सके। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकेंड। तो इसका आंसर अगर आपको मिले तो दीजिएगा। इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां तक अगर आप डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करते हैं तो जो भी ऑल नोन डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो उनके में कुछ जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक, जैसे कि जो पॉलीमरेजेस होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं डीएनए केवल एक ही डायरेक्शन में करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कोई ऐसा आपको डीएनए पॉलीमरेज नहीं मिलेगा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसाइज करता हो। ठीक, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है ये जो DNTPs है उसको 3 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ग्रोइंग चेन का, वहां पे ये DNTPs को ऐड करता है। सेकेंड, जो डीएनए आपका पॉलीमरेज है ये जो न्यू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो केवल प्राइमर जब रहता है, पहले से एक प्राइमेज आपका एंजाइम रहता है, वो वहां पे प्राइमर बना के जाता है, वहां पे जो उसका 3 प्राइम OH ग्रुप रहता है वहीं से डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एडिशन करता है। ये खुद से जो होता है डीएनए सिंथेसिस का जो डी नोवो है, मतलब खुद से डीएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन नहीं कर सकता है। तो इसको क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए पहले से। तो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता है नए डीएनए स्ट्रैंड का। तो ये सब प्रॉपर्टी है और इन सब के बेसिस पे डीएनए पॉलीमरेजेस तो इस ऑप्शन में से नहीं हो सकते। फिर भी अगर आपको सोर्स मिलता है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। जेड डीएनए हेलिक्स, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है इसके बारे में कि ये क्या फेवर्ड होता है बाय अल्टरनेटिंग जीसी सीक्वेंसेस से, या इट इज द मोस्ट कॉमन कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, और tends to be found at the 3 prime ends of gene, और Z DNA helix has fewer base pairs per turn than B DNA। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका। मैंने आपसे बोला था कि जो Z DNA helix है ये फेवर्ड होता है किससे? अल्टरनेटिंग GC सीक्वेंसेस से। बेस पेयर टर्न की अगर आप बात करें तो पहला वाला ऑप्शन सही है। बी अगर आते हैं ऑप्शन पे मोस्ट कॉमन कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, तो जो मोस्ट कॉमन कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए है वो कौन सा है आपका? बी डीएनए है, जेड डीएनए नहीं है। जो 3 प्राइम एंड का है कि ये 3 प्राइम एंड ऑफ जीन के तरफ पाया जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर बात करेंगे जेड डीएनए पे, फोर्थ ऑप्शन जो है कि जेड डीएनए हेलिक्स हैज फीवर बेस पर टर्न दैन बी डीएनए, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेस पर टर्न कितना होते हैं तो ए में 11 होते हैं, बी में 10 होते हैं, जेड में 12 होते हैं। मतलब जेड में जो होता है बेस पेयर्स पर टर्न सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन इज, कह रहा है सबसे लोवेस्ट लेवल का इन ऑप्शंस में से क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? 300 नैनोमीटर फाइबर, सोलेनॉइड, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिड। तो जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, तो सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से बनता है न्यूक्लियोसोम। ठीक, फिर न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड के बाद इंटरफेरेज का आपका पहले, हाँ, फिर इसके बाद 300 से 700 नैनोमीटर का आपका वो मिलता है बीच का कुछ स्कैफोल्ड टाइप का, फिर आपका मेटाफेज का क्रोमोसोम बनता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इसमें से न्यूक्लियोसोम सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन है। पहले डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम से बड़ा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बड़ा 300 नैनोमीटर फाइबर, और फिर आता है आपका क्रोमैटिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी, न्यूक्लियोसोम।
क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। बोला है आपसे कि जो ट्रांजिशन टाइप का जीन म्यूटेशन होता है वो क्यों होता है। तो मैंने आपको दो म्यूटेशंस कॉमनली पढ़ाए थे, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन मैंने आपसे बोला था जब प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज हो, जीन म्यूटेशन हो तो वो ट्रांजिशन होता है। पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन भी ट्रांजिशन होता है। अगर ऐसा हो कि प्यूरिन से पिरिमिडीन हो या पिरिमिडीन से प्यूरिन हो तो ये आपका ट्रांसवर्जन में आता है। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में प्यूरिन टू प्यूरिन या पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन चेंज हो रहा है, तो वो आपका ट्रांजिशन वाला होगा। AT का GC में कन्वर्ट होना क्या है, ये आपका ट्रांसवर्जन में आ रहा है। ठीक है कि AT था वो रिप्लेस हो गया GC से, तो A रिप्लेस हुआ G से, T रिप्लेस हुआ C से। तो यहाँ पे AG तो मान लो ठीक है, बट T और जो C हो रहा है नहीं, ये तो मान लो वही हो गया आपका। पर ये आपका क्या था, मतलब ये सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा है आपका। AT इज डिलीटेड, ये नहीं होगा। GC अगर रिप्लेस हो जाए TA से तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसवर्जन है ये। और CG रिप्लेस होता है अगर GC से तो मतलब सेम हुआ आपका। ठीक है, मतलब CG और GC वही मतलब सेम है। पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये है कि यहाँ पे दो दो दिया हुआ है। अगर एक दिया होता तो आपको इजी होता, ठीक है, इसमें बता पाना। पर क्योंकि ये दोनों तो एकदम अलग हैं, A रिप्लेस हुआ G से तो प्यूरिन प्यूरिन, और T रिप्लेस हुआ C से तो ये पिरिमिडीन तो पिरिमिडीन। अगर यहाँ की बात कर लेते हैं तो C रिप्लेस हो रहा है G से, ये रिप्लेस हो रहा है C से, G रिप्लेस हो रहा है C से, तो ये शायद ट्रांसवर्जन होगा B। ओके, तो होप कि ये पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में कंफ्यूजन है, आप थोड़ा देख लीजिए, मैं देख के आपको बता दूंगा कौन सा सही है। इस पे आते हैं, पॉइंट म्यूटेशन किससे अराइज होता है, सिंगल बेस ऑफ डीएनए से। चेंज किस में होता है, डबल बेस पेयर ऑफ डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो पॉइंट म्यूटेशन आप हमेशा याद रखिए केवल एक बेस में चेंज नहीं है, ये बेस पेयर में चेंज है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन जैसे ओरिजिनल डीएनए है, इसमें आपका ये है UUA दिया है, तो ये जो क्या बनाता है, ल्यूसीन बनाता है। उसमें कई टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, मान लीजिए इसके बीच में कोई इंसर्शन हो गया तो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। अब ये 3 के रीड में करेंगे तो UUG हो जाएगा। अब क्या हो गया, सभी एमिनो एसिड जो इस फ्रेम में आएंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ। साइलेंट म्यूटेशन कब होता है, जब मान लीजिए UA तो है पर ये UC में बदल गया। अब ये पहले ल्यूसीन को कोड कर रहा था लेकिन अभी भी ये ल्यूसीन को कोड कर रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो UUA भी कोड करता है ल्यूसीन के लिए और CUA भी कोड करता है, तो ऐसे म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब अगर ये चेंज हो गया UG में तो अब ये ल्यूसीन की जगह वैलिन को कोड करने लगा, इसे मिससेंस म्यूटेशन बोलेंगे। और अगर ये स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया जैसे UAA तो इसे हम नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे। तो ये क्या होता है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज होना पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, मस्टर्ड गैस क्या है, आपके केमिकल म्यूटेजन है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है या फिजिकल म्यूटेजन है। तो देखिए फिजिकल म्यूटेजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, पार्टिकल रेडिएशन, ये सब जो है बीटा अल्फा पार्टिकल, इसमें आते हैं, ये सब फिजिकल म्यूटेजन होते हैं। तो फिजिकल म्यूटेशन में आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन तो आपका आ ही गया। अब जो आपका मस्टर्ड गैस है ये केमिकल म्यूटेजन है। ठीक, मतलब ये केमिकल है जो डीएनए का एक्टिवेशन करता है और एक्टिवेशन करके डीएनए का सिंथेसिस और रिपेयर को रोकता है, पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है और क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी कॉज करता है। तो मस्टर्ड गैस क्या है, एक केमिकल है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, द बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑफ 30s राइबोसोमल सब यूनिट इन प्रोकैरियोट्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा जो बाइंडिंग होता है मैसेंजर आरएनए का 30s जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट्स में, वो किसके प्रेजेंस में होता है, इफ टू इनिशिएशन फैक्टर 2, इलॉन्गेशन फैक्टर T5, इलॉन्गेशन फैक्टर T4 और इनिशिएशन फैक्टर 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनिशिएशन फैक्टर 3। जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में एंगेज होते हैं, वो रिलीज्ड होते हैं
मैसेंजर आरएनए से 70s के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, या 80s, और अगर यूकैरियोट की बात करें, ये जो पार्टिकल होते हैं ये डिसोशिएट हो जाते हैं फर्दर 30s और 50s सब यूनिट में विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन कार्ड इनिशिएशन फैक्टर 3। तो इसी से ये डिसोशिएट होते हैं। फिर IF3 जो होता है बाइंड करता है 30s सब यूनिट से, उसको स्टेबलाइज करता है टू बी रेडी टू बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए। फिर से 70s है, इनिशिएशन फैक्टर 3 से ही ये डिसोशिएट होता है, और फिर 30s से आपका ये इनिशिएशन फैक्टर 3 फिर जुड़ता है, और ये एक स्टेबल वो बनाता है प्रोडक्ट, जो कि फिर से रेडी रहता है मैसेंजर आरएनए से बाइंडिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। सोलेनॉइड किससे बना हुआ होता है? 6 न्यूक्लियोसोम से, 8 न्यूक्लियोसोम से, 12 न्यूक्लियोसोम से, या 16 न्यूक्लियोसोम से? मैंने आपको अभी बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए फिर डीएनए से बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके वो बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, फिर 300 नैनोमीटर का क्रोमेटिन फाइबर बनता है, फिर लास्टली आपका क्रोमोसोम बनता है। तो जो आपका सोलेनॉइड न्यूक्लियोसोम हो गया, ये जब सोलेनॉइड बनाते हैं ना तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, उसमें 6 न्यूक्लियोसोम आपके इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे 6 करके न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। 30 नैनोमीटर डायमीटर का आपका सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बनता है। तो वहां पे 6 न्यूक्लियोसोम का इन्वॉल्व होता है सोलेनॉइड में। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। कह रहा है केमिकल नेम क्या है 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन का? ग्वानिन, हाइपोजैंथीन, जैंथीन या एडेनिन? तो ये भी आप याद रख लीजिए। देखिए प्यूरिन जो है, पिरिमिडीन जो है, उनका जर्नल नाम अलग है और केमिकल नाम अलग है। जैसे एडेनिन को हम जानते हैं, प्यूरिन्स की बात कर लेते हैं तो प्यूरिन्स इतने सारे होते हैं। एडेनिन को हम 6 अमीनो प्यूरिन के नाम से जानते हैं केमिकल नेम। ग्वानिन को हम 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन के नाम से जानते हैं। हाइपोजैंथीन को 6 ऑक्सीप्यूरिन के नाम से जानते हैं। जैंथीन को हम 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन के नाम से जानते हैं। पिरिमिडीन्स की बात कर लें तो यूरेसिल आप वेल नोन है, थायमिन वेल नोन है, साइटोसिन वेल नोन है। यूरेसिल को हम 2,4 डाईऑक्सीपिरिमिडीन के नाम से जानते हैं। थायमिन को 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पिरिमिडीन के नाम से जानते हैं। साइटोसिन को 2-ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन के नाम से जानते हैं। और एक पिरिमिडीन होता है ओरोटिक एसिड, 2,4 डाईऑक्सी 6 कार्बोक्सी पिरिमिडीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन का नाम पूछा है, उसका कॉमन नेम तो ग्वानिन का ही कॉमन नेम है, केमिकल नेम है 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन, तो ग्वानिन है। हाइपोजेंथीन का मैंने आपसे बताया 6 ऑक्सीप्यूरिन, जेंथीन का मैंने आपसे बताया 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन, और एडेनिन का मैंने आपसे बताया 6 अमीनोप्यूरिन। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में जितने भी टाइप के प्यूरिन पाए जाते हैं, ये हाइपोजेंथीन, जेंथीन आपका नहीं होता है डीएनए में, कॉमनली AG रहता है, लेकिन ये सब भी प्यूरिन्स हैं। ऐसे इधर ओरोटिक एसिड भी पिरिमिडीन है। तो ये सब का आपको केमिकल नेम याद रखना होगा, इसका आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है बाइंड करता है, कहाँ पे बाइंड करता है? ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे रेगुलेटर जीन पे, प्रमोटर जीन पे, ऑपरेटर जीन पे या स्ट्रक्चर जीन पे? ये भी क्वेश्चन जो होता है लगभग मुझे लगता है 3-4 बार ये भी रिपीट हो चुके हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। रेगुलेटर जीन जो होता है ये क्या करता है? रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, जो कहाँ पे जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर जीन से। ठीक, अब स्ट्रक्चर जीन क्या है आपका? स्ट्रक्चर जीन ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रमोटर जीन पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, तो प्रमोटर जो जीन है वहां पे बाइंड करेगा ये। ऑपरेटर पे क्या? ऑपरेटर जीन पे रिप्रेशर जो होता है प्रोटीन बाइंड करता है, जो एक्चुअली रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है रिप्रेशर। स्ट्रक्चर जीन ये हो गए आपके लैक Z, लैक Y और लैक A। ठीक, तो ये सब आसान है, देख लीजिए, इस पिक्चर से बना लीजिए फिगर, आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। क्रोमोसोम स्टेनिंग जो होता है हिस्टोकार्मीन से, वो क्यों होता है? हिस्टोकेमिकल रिएक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है हिस्टोकार्मीन का क्रोमोसोम पे, या केमिकल रिएक्शन होता है उनके बीच में, या एब्जॉर्प्शन होता है? तो जो हिस्टोकार्मीन क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं वो एक एब्जॉर्प्शन रिएक्शन है। दैट मींस एब्जॉर्प्शन का मतलब केवल सतह पे, ऊपर सतह पे किसी चीज का चिपकना है, बाइंड होना। तो हिस्टोकार्मीन जो है क्रोमोसोम के केवल सरफेस को ही वो कवर करता है, वहां से बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच वन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल? डीएनए, आरएनए, प्लाज्मिड और गोल्गी बॉडी? प्लाज्मिड को छोड़ दीजिए, गोल्गी बॉडी को छोड़ दीजिए, ये तो पक्का नहीं है। अब डीएनए आरएनए में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में 4 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं।
डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अगर आप अमाउंट की बात करेंगे तो डीएनए 7 पिकोग्राम है लगभग, या आप परसेंटेज में बात करेंगे तो हमारे सेल में 0.3% है। आरएनए का अगर बात करें तो ये लगभग 20 पिकोग्राम है, ये 1% है हमारे सेल में। प्रोटीन की बात करें तो ये लगभग 500 पिकोग्राम मतलब 20% हमारे सेल में, और पॉलीसैकेराइड की बात कर ले तो 2 माइक्रोग्राम है मतलब 78.7% लगभग। तो लेकिन हमें यहाँ पे डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन करना है, तो डीएनए जो होता है ये ज्यादा अमाउंट में भी होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहता है। डीएनए तो आपको पता है कि वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, पर आरएनए लगभग हर जगह पाए जाते हैं सेल में, ठीक, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आरएनए। ओके, तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म होती हैं, यहाँ पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका खत्म हो गया। आप अच्छे से इस पोर्शन को प्रिपेयर करिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जहाँ ना समझ में आए कमेंट करते रहिए किसी भी वीडियो में, मैं पॉसिबली जो है सारे क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा और काम करता रहूंगा इस पे। जितने भी हैं आप लोगों की मदद से सारे का आंसर एक्सप्लेनेशन जो भी और बेहतरीन हो सके वो देता रहूंगा। आप देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।